रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर.के. सिंह। आज हम गणित के कुछ ऐसे विषय के बारे में लेके आपके लिए आए हैं जो बेसिक है, और बेसिक है तो स्वाभाविक सी बात है, हर एक को ये बेसिक आना भी चाहिए। जिन्हें आ रहा है उसका तो बहुत बहुत स्वागत है भाई, आप अच्छा किए। जिन्हें नहीं आ रहा है घबराने की बात नहीं है। ऐसे छात्र के लिए हम प्रयास करेंगे कि कुछ बेसिक चीज़ सीख ले, क्योंकि कई बार क्या होता है, आयोग जब भी पूछा करता है कोई सवाल तो बेसिक से 2-3 प्रश्न तो पूछ ही लेते हैं। हम बड़े बड़े थॉट्स में पड़े रहते हैं लेकिन बेसिक चीज़ समझ छोड़ देते हैं, और जब बेसिक चीज़ को ही छोड़ देते हैं तो आज समझना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आज मेरी चर्चा रहेगी विशेषतः संख्या पद्धति के लिए, यानी नंबर सिस्टम की चर्चा करेंगे। और नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक चीज़ आप जब पढ़ लेंगे ना तो मेरे ख्याल से वो दिक्कत आपको नहीं होगी, जैसा कि समझना उसे आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम को समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति ये होता क्या है। नंबर सिस्टम में कुछ नंबर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नंबरों को समझने का प्रयास करेंगे, और नंबर से जुड़े हुए जो बेसिक चीज़ होगा उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे रियल नंबर। आखिर ये रियल नंबर होता क्या है, चलिए रियल नंबर की चर्चा करते हैं। रियल नंबर ये क्या है? रियल नंबर आपके अंदर से आएगा, यानी ये वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है? एक ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए। एक ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय का समूहन हो, यह संख्या वास्तविक संख्या होगी। क्लियर हो गया? यानी आपके अंदर जो चीज तो आएगा, जिस संख्या में परिमेय और अपरिमेय यानी रैशनल और इरेशनल नंबर जिस नंबर में समाहित होंगे, ऐसे नंबर रियल नंबर कहे जाएंगे। अब आपके अंदर से प्रश्न आएगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। वो ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो और q 0 नहीं हो, वो संख्या आपका परिमेय संख्या होती है। तो प्रश्न आएगा क्या 0 परिमेय संख्या है? तो निसंदेह कहेंगे 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो एक तो छिपा ही होता है। किसी भी नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में यानी हर में एक छुपा ही रहता है। तो स्वाभाविक है 0 एक परिमेय संख्या है। और एग्जाम कई बार फंसाने के लिए बेसिक चीज़ पूछ ही लेता है कि 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, यानी जो संख्या p/q के फॉर्म में होगा वो परिमेय है। अब आपके अंदर से आएगा ये अपरिमेय संख्या क्या होता है, यानी जस्ट इसका रिवर्स, जो p/q के फॉर्म में लिखा ना जाए, यानी जो वर्ग यानी रूट के अंदर आ जाए वो सारा संख्या अपरिमेय होगा। उदाहरण के लिए अगर √2 आ जाए, √3 हो जाए, √5 हो जाए, यानी वो संख्या जो रूट के अंदर हो लेकिन ये रूट से निकलने के काबिल भी नहीं हो, वो संख्या अपरिमेय संख्या है। अब आपसे पूछेगा क्या √16 अपरिमेय है, तो आप कहेंगे नहीं, 16 में से तो 4 निकल जाएगा तो ये परिमेय हो गया, तो ये तो अपरिमेय रहा ही नहीं, यानी √16 एक परिमेय संख्या है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। जब आप परिमेय समझ लिए हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए परिमेय और अपरिमेय को थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ ले। परिमेय संख्या जब पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा विस्तार करने का प्रयास करें कि आखिर परिमेय में और क्या क्या पढ़ना है। चलिए थोड़ा वो चीज़ भी देख ले। परिमेय में एक चीज़ और देखना है कि परिमेय पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ तो और पढ़ना है, वो क्या है, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है। आपके अंदर से आएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी अगर ये नंबर सिस्टम है और ये 0 है, अगर ये +∞ है और ये -∞ है, तो ये संख्या जो नकारात्मक में अनंत से लेकर के सकारात्मक यानी धनात्मक, ऋणात्मक में अनंत से लेकर के धनात्मक में अनंत तक जो संख्या लिखी जाएगी वो सारी संख्या
पूर्णांक संख्या है, यानी इंटीजर है। ये जो है वो आपका इंटीजर है, यानी पूर्णांक संख्या है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया पूर्णांक संख्या का। यानी पूर्णांक 3 तरह के हो जाएंगे। आपको यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गया होगा, पूर्णांक 3 तरह के होंगे। एक होंगे धनात्मक पूर्णांक, एक होंगे ऋणात्मक पूर्णांक, एक होंगे शून्य। यानी ये 3 चीज आपको नजर आ जाएंगे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। ये क्या होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक, हम एक एक करके इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं धनात्मक पूर्णांक से। यानी वो संख्या जो शून्य से बड़ा हो, वो संख्या जो शून्य से बड़ा हो, ये धनात्मक है। और वो संख्या जो शून्य से छोटा है, वो ऋणात्मक है। और जो रह गया ये तो शून्य है ही। यानी यही धनात्मक, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया पूर्णांक संख्या। हम चर्चा करेंगे जब पूर्णांक पढ़ लिए, तो आइए आते हैं प्रकृति संख्या पे, और प्रकृति संख्या को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। जो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यानी गिनती स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 अनंत तक। अब देखिए एक चीज तो क्लियर हो गया कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और 1 से स्टार्ट करेंगे और अनंत तक गिनती चले जाएंगे। अब आपके अंदर से एक चीज आता होगा, क्या यही जो धनात्मक पूर्णांक है वो भी तो प्राकृतिक संख्या हो सकता है। यानी धनात्मक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी तो क्लियर हो गया होगा। अब जब इस संख्या को पढ़ेंगे, आप एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा जब आप इसको जोड़ेंगे, और अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए प्राकृतिक संख्या कंप्लीट है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्राकृतिक संख्या से हट करके, वो है आपका पूर्ण संख्या। और एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछा करते हैं, स्वाभाविक है, खूब पूछते हैं प्रश्न। तो आइए आते हैं पूर्ण संख्या पे। ये पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए गिनती की संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, गिनती की संख्या में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं, वो संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप यहां से लिख सकते हैं, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल जब कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, यानी 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक हो गया। इसमें आप थोड़ा शून्य शामिल कर लीजिए, तो ये संख्या जो कहलाएगी वो पूर्ण संख्या है। तो मेरे ख्याल से पूर्ण संख्या भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, देखिए पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए। अब थोड़ा सा सम विषम की भी चर्चा कर ले थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, जो संख्या पेयर में है, यानी जिस संख्या का तोड़ने के बाद जोड़ा बन जाए, वो सारा संख्या सम संख्या है। यानी अगर आप 4 को करेंगे तो 4 में 1 2 3 4, भाई 2 2 का पेयर तो बन ही रहा है। यानी आप इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे, चूंकि आप बच्चे क्लास को पढ़ाएंगे तो बच्चों में पेयर करने का एक संभावना रहता है, और चूंकि यह मैथमेटिक्स का भी पोर्शन है और लगे लगे थोड़ा सा रीजनिंग का भी पोर्शन हो जाता है। जैसे आप बच्चे को पढ़ाएंगे, वहाँ पे कह दिया जाएगा, बताइए बच्चा, बताइए ये क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो बच्चा इस तरह से जोड़ेगा, भाई एक तो जोड़ा लग गया, दूसरे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये संख्या निसंदेह ये तो सम संख्या नहीं होगी। लेकिन जब बच्चे को एक चीज और जीरो देंगे तो फिर इसमें लगा के कह देगा नहीं नहीं, ये जो 4 गोला जो है, ये 4 वाला संख्या जो है वो सम संख्या है। और चूंकि ये रीजनिंग का पैटर्न में भी आता है, और बच्चों को पैटर्न भी पढ़ना है, तो थोड़ा सा यहाँ से भी आप समझ लेंगे
तो मेरा डिफिनीशन एक ये भी रहेगा कि जो जो संख्या पेयर में आ जाए, जिस संख्या को तोड़ने के बाद वो पेयर बन जाए वो सम संख्या है, और जिस संख्या को तोड़ने के उपरांत अगर पेयर ना बने वो विषम संख्या है। या इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे तो कहेंगे जिस संख्या में 2 से विभाज्य हो जाए वो सारा संख्या सम है, और जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी वो संख्या विषम संख्या है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जो संख्या में 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए वो सम संख्या होगी, और जिसमें वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी वो संख्या विषम संख्या होगी। तो ये कहना क्लियर हो गया होगा कि सम संख्या और विषम संख्या का भी एक पैरामीटर कंप्लीट है। जब सम और विषम आप में समझ में आ गया होगा, यानी आप तो सम और विषम भी समझ लिए। सम संख्या और विषम संख्या यानी जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या है, जैसे कि 4, 6, 8 वो सारा सम संख्या है। जिसमें 2 से भाग ना लगे वो विषम संख्या है, यानी 1 भी एक विषम संख्या है, 3 भी है, 5 भी है। यानी विषम संख्या स्टार्ट होगा कितना से, 1 से, और सम संख्या स्टार्ट होगा 2 से। 2, 4, 6 और 8 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे छोटी जो सम संख्या है वो 2 है, और सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो आपका 1 हो गया। इतना तो क्लियर हो गया होगा। सम और विषम का लफड़ा भी खत्म। अब चलते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है, क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्या में कई छात्रों को ये परेशानी जरूर रहता है कि सर कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसका भी कन्फ्यूजन क्लियर कर ले, और इससे जुड़ा हुआ कुछ और जो प्रश्न होंगे उसको भी हम लोग कर लेंगे। यानी पहले तो हम सीखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिस संख्या का यदि 1 से बड़ी, आप याद रखेंगे इसके डिफिनीशन में 1 से बड़ी वो सारी संख्या, हम फिर कह रहे हैं 1 से बड़ी वो सारी संख्या, वो सारी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो। फिर से कह रहे हैं, आप शब्दों पे ध्यान देंगे, 1 से बड़ी वो सारी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। यानी प्राइम नंबर कहने का मतलब, प्राइम नंबर कहने का मतलब वो संख्या जो 1 से बड़ी सारी संख्या जो भी है जो एक और स्वयं से विभाज्य है वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। अब आपसे पूछ लेगा कि वो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 1 से बड़ी एक संख्या जो आता है वो 2 है, जिसमें 1 से भी विभाज्य लगती है और 2 से भी लगती है, यानी 1 और स्वयं से ही विभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप इस बात को लिख लेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से फंसाने का प्रयास तो करेगा। और चूंकि ये फैक्ट्स है, कोई सामान्यतः छात्र इस पर ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में ये गलती जरूर होता है। तो याद रखेंगे 1 से बड़ी वो सारी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो वो अभाज्य संख्या होगी। यानी 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। या इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग ये कहते हैं सबसे छोटी या सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 2। ये सम 2 जो है सम अभाज्य संख्या है, 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है। तो क्लियर हो गया होगा। 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो अब थोड़ा सा एक पेयर बना लेते हैं। देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11। देखिए अब आपके अंदर से आएगा सर 9 में 1 से विभाज्य लगती है, 3 से भी और 9 से भी, जो इस डिफिनीशन में तो नहीं आता है। इसका अर्थ 9 अभाज्य संख्या तो नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए 1 और स्वयं से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन 9 जो है 1 स्वयं के अलावा 3 से भी विभाज्य है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। देख लीजिए ये सारा नंबर जिसमें 1 से ही भाग
एक से ही विभाजित होता होगा और स्वयं से विभाजित होता होगा। यानी जिस संख्या में एक और स्वयं से विभाज्य लगे वो सारी संख्या अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। चलिए भाज्य संख्या पे चर्चा करेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए भाज्य संख्या में थोड़ी सी चीज समझना है, वो कुछ खास नहीं है। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ जाएंगे कि भाज्य संख्या में क्या है। भाज्य संख्या जिस संख्या का एक से अधिक, जिस संख्या का एक से अधिक एक और स्वयं के अलावा भी वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए वो संख्या भाज्य संख्या है। अब वो संख्या है कौन? जैसे कि अभी हम बता रहे हैं 9 जो है एक और 9 से तो विभाजित होता ही है, साथ में 3 से भी विभाज्य है। ये संख्या भाज्य संख्या है। यानी जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य हो वो संख्या भाज्य संख्या होती है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि छोटी भाज्य संख्या कौन सा है। आपके अंदर से प्रश्न तो आएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है, क्योंकि 4 में 1, 2 और 4 से विभाजित होती है। यानी भाज्य संख्या, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये भी क्लियर हो गया होगा। यानी हमने अभाज्य को पढ़ा, भाज्य को पढ़ा। कई बार आप देखते होंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। एक प्रश्न तो आएगा कि सह अभाज्य संख्या। देखिए इस सब में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप लोग इस बातों को ध्यान रखेंगे और इस चीज को जब ध्यान रखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। देखिए जिस दो नंबर का HCF यानी जिस दो नंबर का HCF एक हो जाए, जिस दो नंबर का HCF एक हो जाए उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आपका अंदर से आएगा वो नंबर कौन सा है। तो देख लीजिए जिस दो अभाज्य संख्या का HCF एक हो जाए उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। या देख लीजिए 2 और 3, जिस दो अभाज्य संख्या का HCF 1 हो जाए उसे सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 और 3 निकालिए HCF इसका, एक बार में 1 हुआ, ये आपका 2 आ गया, 2 बार में कट गया, यानी 2 और 3 एक सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और आते हैं ट्विंस प्राइम, जुड़वा अभाज्य क्या होता है। पूछता भी है जुड़वा अभाज्य क्या होता है। तो आइए जुड़वा अभाज्य की चर्चा कर ले कि जुड़वा अभाज्य क्या होता है। तो एक चीज़ है आपका जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विंस प्राइम नंबर। ये क्या होता है ट्विंस प्राइम नंबर? जिस दो अभाज्य नंबर के बीच का गैप 2 हो जाए, यानी वो लगातार दो अभाज्य संख्याएं जिसके बीच 2 का अंतर हो, वो सारी संख्याएं ट्विंस प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य होगी। यानी 5 और 7 जुड़वा अभाज्य का एक उदाहरण है। 11 और 13 जुड़वा अभाज्य का उदाहरण है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का ये चीज यहाँ तक खत्म होता है। हम लोग एक प्रश्न से इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए तो आप चर्चा करेंगे निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। प्रश्न है आपके लिए, ध्यान दीजिए प्रश्न पे कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए
पहला कथन आपका ये है कि सभी पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है और सभी वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या है। फिर से रिपीट कर दे, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है आपका सभी पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है। अब देखिए निम्न में से कौन सा सही है? यह है 1 2 सही है या 2 3 सही है या 1 2 3 सही है या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए प्रश्न कैसा पूछता है। लगता होगा भाई ये तो आसान प्रश्न था, अब तो दिमाग सुधर रहा है, हम तो परमेय संख्या भी जानते हैं, प्राकृतिक संख्या भी जानते हैं और पूर्ण भी जानते हैं, फिर ये प्रश्न कहाँ से? जब भी बीपीएससी आयोग एग्ज़ाम लेगी आप ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्न से 2-3 प्रश्न जरूर रहेंगे। और जब 2-3 प्रश्न रहेंगे तो ये समझना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि छोटा चीज़ होता है, कोई ध्यान नहीं देता इस बातों पे। जब आप इस बातों पे ध्यान नहीं देंगे, अब हम आपको पहले भी बता दिए थे कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बारीक चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। जब बारीक चीज़ों पे ध्यान रखेंगे ये सब प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे और यही 3-4 नंबर आपको मेरिट से निकाल देगा और मेरिट में ले आएगा। मेरा मानना है कि ये 2-3 प्रश्न ऐसा होता है जो कोई बच्चा जो अगर ध्यान से देख रखा है, उस चीज़ को सिस्टमेटिक वे से पढ़ रखा है, वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब अपने कमेंट में इसका उत्तर देंगे, आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हिंट दे दे, एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको बता दे, तो मेरे ख्याल से आप इस बातों को बेहतर से समझ पाएंगे। तो चलिए आपका उत्तर का इंतजार रहेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए एक चीज़ आपको वेन डायग्राम थोड़ा बता दे तो आप इस बातों को समझ जाएंगे, बेखूबी समझ जाएंगे कि आखिर ये प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए वेन डायग्राम क्या है। आप लोग अपने कॉपी में इस वेन डायग्राम को जरूर बना लेंगे। देखिए ये जो है ये आपका है वास्तविक संख्या, ये बड़ा वाला जो है इसे हम लोग मान लेते हैं 100। अब देखिए इसके अंदर जब आएंगे तो एक छोटा सा डायग्राम और लेंगे, इसे कहेंगे परिमेय संख्या। और इससे थोड़ा सा हटके ये जो है ये आपका अपरिमेय संख्या। चलिए इसके जब अंदर आएंगे तो इसको कहेंगे पूर्णांक संख्या। और जब इसके थोड़ा सा और अंदर आएंगे तो इसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। और थोड़ा सा अंदर और आ जाएंगे आप लोग इन चीज़ों के अंदर तो इसका नाम हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। देखिए अगर आप इस चीज़ों को देखते होंगे, ये डायग्राम को आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप काबिल जरूर बन जाएंगे। यानी अगर ये 100 है तो इसे हम मान लेते हैं 10, ये आपका हो गया बाहर वाला हो गया 50, ये हो गया आपका 25, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं ये 25, ये 10 और ये 5। हम क्लियर कर दिए होंगे कि कौन किस में आएगा। या इसको भी आप 50 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 है और 50 ये, मतलब पूरे वास्तविक को 2 भाग मार दिए, 50-50 से मार दिए और इस 50 को इस तरह से हम लोग बांट लिए। यानी जिस व्यक्ति के पास 50 रुपया है, स्वाभाविक है उसके पास 25 रुपया भी होगा, 10 रुपया भी होगा और 5 रुपया भी होगा। लेकिन क्या जिस व्यक्ति के पास 25 रुपया है क्या उसके पास 50 रुपया होगा? अब आपके अंदर से उत्तर आना चाहिए कि इसका क्या होगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। आप इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी वेन डायग्राम से जितना पढ़े हैं वो आपको एक जगह कलेक्ट होकर मिल जाएंगे। जब इस वेन डायग्राम को नहीं देखेंगे तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए आज से हम आपके इस प्रश्नों का उत्तर का इंतजार रहेगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत से थोड़ा सी खुशी मिली होगी या कुछ फ़ायदा होता होगा तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।